हेलो एवरीवन। तो मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिट क्लासेस पर। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि हम ज्योग्राफी स्टार्ट किए हैं और हम ज्योग्राफी का कक्षा 10वीं का पहला लेसन संसाधन एवं विकास देख रहे हैं, जिसमें हमने 2 टॉपिक देख चुका है। संसाधन क्या है और संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, उनका वर्गीकरण हमने देखा है। आज हम देखने जा रहे हैं कि संसाधन का विकास, समय के साथ साथ कैसे संसाधनों का विकास हुआ, कैसे उनका प्रयोग हुआ। संसाधन का विकास। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, संसाधन हम किसे कहते हैं? हर वो चीज़ जो हमारी आवश्यकता को पूरा करे, जो जिसे प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी हमारे पास उपलब्ध हो, जो आर्थिक रूप से संभव हो, सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, उसे हम संसाधन कहते हैं। तो संसाधन से हम अवगत है। अब हम जानते हैं कि संसाधन का विकास कैसे हुआ, विकास का क्रम क्या है। हम ये चीज़ जानते हैं कि हम शुरू से ही किसी चीज़ में परफेक्ट नहीं हो जाते हैं। उसका प्रयोग करते करते, उस पर साथ बढ़ते बढ़ते हम धीरे धीरे उस चीज़ पर अव्वल होते जाते हैं। उस चीज़ के बारे में हम लोग जानने लगते हैं और उसका विकास होने लगता है। तो संसाधनों का विकास भी कुछ इसी प्रकार हुआ। हम शुरुआत में ही सीधे मोटर व्हीकल नहीं बना पाए थे। पहले नॉर्मल इंजन वाला गाड़ी बना, फिर वो धीरे धीरे हॉर्स पावर बढ़ता गया, धीरे धीरे उसमें डिजाइन आते गया, विकास होता गया। तो विकास एक क्रमबद्ध प्रक्रिया जो एक लंबे प्रक्रम तक चलते रहती है और विकास धीरे धीरे होते रहता है। एक सतत प्रक्रिया है, सस्टेनेबल प्रोसेस है। ठीक है, तो हम बुक के आधार पर चलते हैं। हमने बुक में क्या देख रखा है, हमारे एनसीईआरटी क्या कहता है कि मनुष्य जो है वो प्रकृति से जो संसाधन मिलते हैं उनका धीरे धीरे अंधाधुंध प्रयोग करने लगा, उस पर वो मतलब एकाधिकार करने लग गया। कैसे? जब शुरुआत में कुछ कुछ संसाधनों का विकास हुआ तो मैक्सिमम जो उनका उपयोग था वो उन्हीं वर्गों के द्वारा किया गया जो उन पे विकसित थे, जिनको उन चीज़ों की जानकारी थी। तो आइए देखते हैं हम लोग कि क्या हुआ, कैसे हुआ। सबसे पहले में अगर हम लोग चले जाएं, आधुनिक काल की शुरुआत की जब बात की जाए, तो उस समय चीज़ें जो थी हमारे देश में उतनी विकसित नहीं हुई थी। हम लोग भारत और दूसरे देशों के परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि विकास क्रम कैसे चला। बहुत समय पहले, लगभग 17वीं शताब्दी की बात अगर हम करें, तो उस दौरान साइंस धीरे धीरे विकसित होने लगा था। लोग चीज़ों के बारे में जानने लगे थे। तो साइंस का विकास का शुरुआत जो अभी मॉडर्न साइंस है, अगर हम प्राचीन काल में देखें तो विज्ञान की शुरुआत तो भारत से ही मानी गई है, परंतु मॉडर्न टाइम पे यूरोपियन यूनियन में मैक्सिमम इन सभी चीज़ों का विकास हुआ। विज्ञान के सभी विषयों का, फिजिक्स को देख लें, साइंस को देख लें, सारे चीज़ों का विकास क्रम वहीं से शुरू हुआ था आधुनिक समय के लिए। ठीक है, तो हुआ क्या कि लोगों को जब चीज़ों के बारे में जानकारी पता चलने लगी तो वो चीज़ों को निकालने के लिए, मतलब संसाधनों का प्रयोग करने के लिए दूसरे देशों को कब्जा करने लगे, जो संसाधन रिच थे, जिनके पास रिसोर्सेस हेवी था। जैसे इसी के कारण मतलब अंग्रेज हमारे देश आए थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास हर तरह की सुविधा थी, हर तरह के संसाधन थे। उन्होंने हमारा दोहन करने के लिए हम पर उपनिवेशवाद थोपा था। ठीक है, तो आइए अब हम जानते हैं कि जो मनुष्य का संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग किया, उससे क्या दुष्प्रभाव पड़े हमारे पर्यावरण में। तो सबसे पहला प्रभाव क्या था कि जो संसाधन था उनका विभाजन हो गया। संसाधन कुछ ही लोगों तक सीमित हो गया। सबसे पहले तो हुआ क्या कि जो उसका प्रयोग करने जानते थे वो उसका यूज़ करने लगे और उनका जमाव करने लगे, अपने पास लाके रखने लगे, जिससे कि संसाधन पर कुछ ही लोगों का अधिकार हो गया और संसाधन का अंधाधुंध प्रयोग हुआ।
संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग से संसाधनों का ह्रास हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ का अति अगर हम लोग कर देते हैं तो उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ने लगता है। और हम ये भी जानते हैं कि विकास और विनाश दोनों साथ साथ चलने वाले प्रक्रम हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इससे क्या हुआ, क्या दुष्परिणाम पड़े हमारे वैश्विक स्तर पर, इससे क्या क्या परिणाम पड़े। वैश्विक क्या क्या वैश्विक प्रभाव पड़े संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग से। सबसे पहले जो वायुमंडलीय ताप है, जो भूमंडलीय ताप बढ़ा। क्या हुआ? भूमंडलीय ताप बढ़ा, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग के रूप में जानते हैं। अभी देख रहे हैं कि हमारे विश्व के लिए ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी समस्या बन के सामने आई है। दूसरा क्या हुआ? ओजोन परत का अपक्षयन। ओजोन परत का अपक्षयन हुआ, मतलब उसमें प्रभावित हुआ, उस पर छिद्र हुए, जो कि अभी रेडिएशन के रूप में हमारे लिए बहुत बड़ा समस्या क्रिएट कर रहा है। तीसरा हमारा क्या हुआ? थर्ड परेशानी हमारे लिए हुई भूमि का निम्नीकरण। लैंड डिग्रेडेशन भी इसी की एक बाय प्रोडक्ट है, जो हमें अभी बहुत बड़ी समस्या बनकर सामने आई है। हमारा फोर्थ है पर्यावरण प्रदूषण। आप सभी समस्याओं से अवगत होंगे, अभी हमारे विश्व के लिए एक वैश्विक समस्या बनकर सामने आ चुकी है। तो इन सब समस्याओं को देखते हुए हुआ क्या? लोग डरने लगे कि अगर इसी तरह से संसाधनों का मतलब अंधाधुंध प्रयोग होता रहेगा, एक तरफा इनका यूज़ होता रहेगा, तो इससे समस्या खड़ी हो जाएगी और हमारा भविष्य खतरे में आ जाएगा। तो इस सब समस्या को देखते हुए जो बड़े बड़े देश थे, जो संसाधनों का प्रयोग कर रहे थे अंधाधुंध तरीके से, उनको ये लगा कि ये तो हमारे भविष्य के लिए हानिकारक है, जिससे हमारा पृथ्वी का सर्वनाश हो जाएगा। तो ये लोग क्या किया? ये लोग सब डर गया, सब जमा हुआ इस समस्या को लेके, सब विचार करने लगा आपस में कि क्या करें क्या नहीं करें, कैसे करेंगे कि ये सब समस्या का समाधान होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मनुष्य खत्म होने से डरता है, मनुष्य चाहता है कि उसका अस्तित्व बना रहे। तो इस सब को लेके वो लोग बैठा एक जगह। कहाँ बैठा? ब्राज़ील में। ब्राज़ील में बैठा। ब्राज़ील का एक शहर है रियो डे जेनेरियो। यहाँ ही क्यों बैठा गया? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो पहले का जो स्थिति था उसमें यूरोपियन यूनियन और अमेरिका, यही लोग जो थे वो सुपर पावर बने हुए थे। बाकी के कंट्रीज़ उतना नहीं आता था उस समय तक। एशियन कंट्रीज़ और आपका जो अफ्रीकी कंट्रीज़ है वो इतना डेवलप नहीं हुए थे। तो उस समय ये लोग गया, बैठा। लगभग 100 देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आए थे और सबने पर्यावरण पर होने वाली समस्याओं पर बैठकर विचार विमर्श किया। तो आइए जानते हैं कि रियो डी जेनेरियो का जो अर्थ समिट था, जो अर्थ सम्मेलन था, वो था क्या, कब हुआ था? सबसे पहला बात याद रखेंगे कि ये जो सम्मेलन था जून में हुआ था 1992 में। ठीक है। दूसरा चीज़ कहाँ हुआ था? तो रियो में हुआ था, जो ब्राज़ील का एक शहर है। कितने तरह के देश आए थे? तो लगभग 100 देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहाँ पहुँचे थे, ऐसा माना जाता है। तो वहाँ पे क्यों आए थे? वो लोग बैठे, उन्होंने पर्यावरण पर जो संसाधन के अंधाधुंध प्रयोग से होने वाले समस्याएं हैं उन पर चर्चा किया और विचार विमर्श किया। और उन्होंने सोचा कि एक ऐसा तरीका डेवलप किया जाए, ऐसा एक विचार बनाया जाए कि संसाधन का जो विकास है
और जो पर्यावरण है उसमें सामंजस्य स्थापित किया जाए, दोनों साथ में चला जाए। ठीक है, तो उस दौरान इनके द्वारा एक एजेंडा तय किया गया जिसका नाम रखा गया एजेंडा 21। एजेंडा 21 प्रस्तावित किया गया और इस पर लगभग सभी देशों ने सहमति जताई और ये निश्चय किया गया कि हर देश लोकल स्तर पर, लोअर लेवल पर अपना अपना एजेंडा 21 तैयार करे। तो एजेंडा 21 है क्या भाई? जानते हैं कि एजेंडा 21 क्या है, क्या कहा था उन्होंने एजेंडा 21 में? तो थोड़ा सा मैं साफ करता हूँ यहाँ पे। तो क्या है एजेंडा 21? अब सवाल बन के आता है, क्या है एजेंडा 21? ऐसा क्या बोला था उन्होंने इसमें? तो एजेंडा 21 में क्या कहा गया था? उन्होंने एक रूपरेखा तैयार की थी। उन्होंने कहा था कि हम सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास पर काम करेंगे। क्या पे काम करेंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम किया जाएगा। तो आइए जानते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? डिफाइन करते हैं सबसे पहले। हम लोग क्या डिफाइन करने जा रहे हैं? सतत पोषणीय विकास। तो आइए जानते हैं सतत पोषणीय विकास क्या है। सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हो और जो होने वाला विकास है वो आने वाली भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना ना करे। मतलब क्या है इस बात का? मतलब क्या है कि जो विकास है, जो विकास का क्रम है वो पर्यावरण को प्रभावित ना करे। मतलब अगर हम संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं, उनका विकास करा रहे हैं, तो उससे पर्यावरण पर कम से कम उसका दुष्प्रभाव हो और जो हमारा विकास है वो आने वाली पीढ़ी के लिए खतरा ना साबित हो जाए। हम लोग विकास के क्रम में अगर मान के चलिए हम लोग फॉसिल फ्यूल कहे जैसे यूज़ करते हैं, तो फॉसिल फ्यूल से होता क्या? मतलब जीवाश्म ईंधन से क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है? जो पेट्रोल गाड़ियां हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करती हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? ग्रीन हाउस गैसेज है, जो कि पर्यावरण में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसको बढ़ाती है। जैसे जैसे हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में, हमारे आसपास के क्षेत्र में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होती जाएगी, हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो करता क्या है? क्यों कार्बन डाइऑक्साइड से पर्यावरण में मतलब ताप बढ़ता है, भूमंडलीय ताप क्यों बढ़ता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ये सारी जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इसके अलावा भी और सारी गैसेस हैं, तो ये जो है ये करती क्या है? ये जो है हीट को अपने आप में ट्रैप कर लेती है। मतलब क्या करती है? हीट को रोक लेती है, हीट को अपने आप में अवशोषित कर लेती है, निकलने नहीं देती है। जिसके कारण होता क्या है कि इनका टेम्परेचर बढ़ता है और इनका टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारे वातावरण का टेम्परेचर बढ़ता है। जैसा कि हम लोग अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझना चाहें कि इनका क्या दुष्प्रभाव हो सकता है, तो हम लोग हमारे सौरमंडल में देख सकते हैं। हम लोग का सौरमंडल में हम जानते हैं कि बुध ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक है। तो अगर वो सूर्य के सबसे नज़दीक है तो उसमें गर्मी ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसा तो जेन्युइन सा बात है। अगर हम आग के जितने करीब जाके बैठेंगे उतनी ज़्यादा हमें गर्मी लगनी चाहिए, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। वीनस सबसे गर्म है। क्यों है गर्म? जो हमारे शुक्र ग्रह है उसका लगभग वायुमंडल का 96% भाग जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है। जिसके कारण होता क्या है, हीट तो इसमें जाता है लेकिन वो ट्रैप हो जाता है, वहीं पे बाहर नहीं निकल पाता है। तो शुक्र ग्रह का टेम्परेचर मैक्सिमम है। तो हम लोग इसे क्या समझे इस बात से कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो हमारे वातावरण को गर्म कर रहा है, जिससे कि यह निष्कर्ष निकाला गया कि हम फॉसिल फ्यूल का उपयोग कम करेंगे, जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करेंगे, ग्रीन एनर्जी को हम लोग प्रमोट करेंगे। और अभी हम लोग देख ही रहे हैं कि ग्रीन एनर्जी को लेकर निर्मला सीतारमण जी ने हाइड्रोजन पावर के ऊपर ध्यान देने के लिए बात कहा है
ये सब क्यों कर रहे हैं? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का जो विकास है वो हमारे आने वाले भविष्य के लिए विनाश साबित ना हो। इसीलिए सतत विकास के लिए ये सब स्टेप उठाए जा रहे हैं, जिनकी नींव 1992 में रियो में रखी गई थी। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि एजेंडा 21 का दूसरा सब्जेक्ट क्या था। दूसरा सब्जेक्ट था उनका संसाधन का नियोजन। हम लोग सतत पोषणीय विकास समझ गए, अब हम लोग समझते हैं संसाधन का नियोजन, जो कि हमारा एक बड़ा टॉपिक है। हम लोग का नेक्स्ट इसके बाद का टॉपिक भी हमने देखा था कि संसाधन का नियोजन है। सतत मतलब एजेंडा 21 में सतत पोषणीय विकास के साथ साथ उन्होंने बात किया था संसाधन का सुनियोजित तरीके से प्रयोग करने का। मतलब क्या है? अगर हम मान के चलिए हमारे पास पॉकेट मनी है, जैसे हमारे घर से आती है, तो अगर 6,000 पॉकेट मनी आता है तो हम लोग एक प्लान बनाते हैं कि हम 2,000 रुपया उसमें से रेंट देंगे, 2,000 रुपया खाने में लगेगा, कुछ पैसे कॉपी किताब में लगेंगे। तो एक प्लान होता है हमारे पास, उसी आधार पर हम पैसे को खर्च करते हैं। अगर हम प्लान नहीं करते हैं तो फिर अंदर मतलब इधर उधर खर्च हो जाता है, जो कि एक समस्या बन जाता है। तो इसीलिए उसी समय डिसाइड किया गया कि संसाधनों को सुनियोजित तरीके से प्रयोग किया जाएगा, जिसके लिए रिसोर्स प्लानिंग टर्म को लाया गया। तो अगला हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? रिसोर्स प्लानिंग, संसाधन नियोजन। अगला टॉपिक क्या है? रिसोर्स प्लानिंग। तो होता क्या है रिसोर्स प्लानिंग? जनरली आप देख के ही समझ रहे हैं कि रिसोर्स प्लानिंग का मतलब क्या होना चाहिए। संसाधन का प्रयोग करने के लिए एक नियत विधि, एक तरीका, एक प्लान होना चाहिए हमारे पास कि हम संसाधन का प्रयोग कैसे करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सभी जगह सभी संसाधन नहीं मिलते हैं। अगर हम भारत के ही परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और गुजरात, राजस्थान का एरिया वो प्लेन एरिया में आता है, जो कि खेती और उद्योग के लिए सूटेबल है। वहीं हमारा अगर हम उत्तरी भाग देखें, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये पठारी क्षेत्र है। यहाँ पे खेती के लिए प्रॉपर कंडीशन नहीं है हमारे पास। और वहीं हम अगर अपने देश का दक्षिणी भाग जाते हैं तो वो प्लेटू जोन है, जहाँ की मिनरल रिच है, जहाँ पे ढेर सारी खनिज संपदाएं हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमारा देश में ही कितनी सारी विविधताएं हैं। तो इसीलिए हम लोग को पूरे देश को एक साथ आगे बढ़ाने के लिए संसाधन का उपयोग का एक नीति बनाना आवश्यक है। तो आइए हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में ही बातों को समझेंगे आगे। तो देखते हैं कि संसाधन नियोजन क्या है। अगर हम लोग अपने देश भारत को ध्यान में रखते हुए संसाधन नियोजन की बात करें तो एक आसान प्रक्रम नहीं होने वाला। हमारा देश काफ़ी बड़ा है, काफ़ी डाइवर्सिटी है हमारे देश में, काफ़ी विविधताएं हैं हमारे देश में। तो यह एक जटिल प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया को सुनियोजित तरीके से करने के लिए हम लोग 3 वर्ग में बांटते हैं। सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे? पहला सबसे करेंगे क्या हम लोग कि संसाधन का खोज करेंगे कि कहाँ पे कौन सा संसाधन है। तो विभिन्न स्थानों पर संसाधन का पता लगाना, विभिन्न स्थानों पर संसाधन का पता लगाना और एक मैप तैयार करना। सबसे पहला काम तो हम लोग यही करेंगे, पहले फाइंड करेंगे कि कहाँ पे कौन से संसाधन है, उनको चिन्हित करेंगे और एक मैप बनाएंगे, एक नक्शा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नक्शा, एक नक्शा तैयार करेंगे। दूसरा हमारा क्या होगा? उन संसाधनों को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग मतलब उपयुक्त जो सामग्री है, उस संसाधनों को निकालने के लिए जो प्रौद्योगिकी हमें चाहिए हम लोग वो लाएंगे। दूसरा हमारा क्या होगा?
प्रौद्योगिकी की उपलब्धता सुनिश्चित करना। थर्ड पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए, जो संसाधन विकास योजना है और राष्ट्रीय विकास योजना है, दोनों में सामंजस्य स्थापित करना, समन्वय स्थापित करना। संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना। में समन्वय स्थापित करना। तो संसाधन के नियोजन के लिए ये 3 बिंदु प्रमुख हैं। इन तीनों प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। आगे हम लोग समझते हैं संसाधन संरक्षण क्या है। तो हमने देखा कि संसाधन का जो सुनियोजित तरीके से प्रयोग करने के लिए 3 बिंदु महत्वपूर्ण है, उन पर हमने चर्चा की। आगे हम एक छोटा सा और टॉपिक समझते हैं, संसाधन का संरक्षण। क्या है टॉपिक? संसाधन का संरक्षण। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो हम जानते हैं कि किसी भी तरह के विकास के लिए संसाधन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो संसाधन को संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो संसाधन का विवेकहीन प्रयोग, मतलब अंधाधुंध प्रयोग, लोगों के द्वारा संसाधन का जो निर्दयी तरीके से प्रयोग किया जाने लगा, जिसके लिए संसाधन संरक्षण के उपायों की आवश्यकता पड़ने लगी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे विद्वानों ने ये कहा है कि मनुष्य की आवश्यकता पूरा करने के लिए हमारी पृथ्वी में बहुत सारे संसाधन है, बहुत कुछ है। हमारी पृथ्वी ने इतना दिया है कि एक मनुष्य की रोजाना की आवश्यकता पूरी हो सकती है, लेकिन एक मनुष्य की लालच का पूर्ति करने के लिए हमारे पास संसाधन कम है। मतलब क्या है कि हम अगर हमारी आवश्यकता को एक तरफ रखें और उसकी अगर पूर्ति करें तो हमारे पास इनफ है, लेकिन अगर हम अपनी लालच को पूरा करने की ओर देखें तो इतना संसाधन हमारे पास नहीं है कि हमारे लालच को पूरा कर सके। क्यों? क्योंकि लालच तो दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। आज अगर आपके पास 10 रुपया है तो आपकी चाहत होगी कल मेरे पास 20 रुपया रहे। तो इसी तरह से लालच को पूरा नहीं किया जा सकता। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए, मतलब इनफ संसाधन है, हमारे पेट भरने के लिए प्रचुर मात्रा में हमारे पास संसाधन है, परंतु पेटी भरने के लिए नहीं। तो समस्या हो गई यहाँ पे संसाधन की संरक्षण की। तो संसाधन के संरक्षण के लिए सर्वप्रथम जो हमारे विश्व स्तर पर चर्चा हुई, जो विश्व स्तर पर जिस कम्युनिटी ने इस पर विचार किया, उसका नाम है क्लब ऑफ रोमन। क्लब ऑफ रोम। क्लब ऑफ रोम ने सर्वप्रथम विश्व स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत की थी 1968 ईस्वी में। कब किया था? 1968 ईस्वी में। ठीक है। इसके बाद बहुत सारे और लोग आए जिन्होंने संसाधन संरक्षण की बात की, बहुत सारे उपायों का हवाला दिया गया और संसाधन संरक्षण पर काम किया गया। तो हम लोग आज कहाँ तक देखे हैं? आज हमने 3 टॉपिक देखा। संसाधन का विकास कैसे हुआ, विकास का क्रम क्या है, कैसे चला, क्या था एजेंडा 21 हमने देखा कि रियो समिट में क्या हुआ था। दूसरा पॉइंट हमने देखा संसाधन नियोजन का, संसाधन का किस तरह से एक नीतिवत तरीके से नियम बना के संसाधनों का हमें प्रयोग करना चाहिए। और तीसरा हमने एक छोटा सा और टॉपिक समझा संसाधन संरक्षण के बारे में, संसाधन को संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी और क्या है क्या नहीं है। आगे हम लोग इस पर और भी बातें करेंगे। अगला हमारा टॉपिक रहेगा संसाधन, भू संसाधन। अगले वीडियो में हम बात करेंगे भू संसाधन के बारे में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।